नमस्कार। संस्कृत साहित्य की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी संस्कृत किताब के 7वें अध्याय शूरः वयम् में गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए, इसका मूल विषय है सामूहिक कर्तव्य और राष्ट्रीय गौरव। मतलब ये सिर्फ भाषा का कोई आम पाठ नहीं है, बल्कि एकजुटता का एक जबरदस्त संदेश है। और हाँ, चूंकि आज हम व्याकरण के कुछ बहुत ही जरूरी नियमों को डिकोड करने वाले हैं, तो एक नोटबुक पास रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले एकता का विषय, फिर लय और शब्दावली पर पकड़, उसके बाद हम का व्याकरण, फिर अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में इस पाठ में पूरी तरह महारत हासिल करने का रास्ता देखेंगे। भाग 1, एकता का विषय, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक कार्य। आइए देखते हैं कि इस अध्याय की असल नींव क्या है। जैसे ही हम पाठ शुरू करते हैं, हमें एक बेहद प्रभावशाली चित्र दिखता है। एक सैनिक भारत माता के साथ खड़ा है। सच कहूं तो यही चित्र पूरे अध्याय का टोन सेट कर देता है। शूरा वयम्, जिसका सीधा सा मतलब है हम वीर हैं। यह शीर्षक अपने आप में बहुत खास है ना? यह हमारे व्यक्तिगत कौशल को एक बड़े सामूहिक कार्य की भावना के साथ इतनी खूबसूरती से जोड़ता है। यहां बात सिर्फ मैं की नहीं हो रही है, बल्कि हम की हो रही है। यह बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हमारे भीतर एक सामूहिक कर्तव्य की भावना को जगाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, लय और शब्दावली, जो कि इस कविता के असल निर्माण खंड हैं। अगर हम कविता के पहले 2 श्लोकों को ही देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट दोहराव यानी रिपीटेशन दिखाई देता है। यहाँ बहुवचन सर्वनाम वयम् का बार बार इस्तेमाल हुआ है। और पता है इसका फायदा क्या है? जब हम इसे एक लय में पढ़ते हैं तो हमारे कान स्वाभाविक रूप से इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। खैर, इस कविता में कुछ लंबे और जुड़े हुए शब्द भी हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं समरांगणम यानी युद्धभूमि। इसे सही से बोलने का क्या तरीका है? सिंपल, इसे शब्दांशों में तोड़ लीजिए। जैसे स म रांग गणम। इस तरह तोड़कर पढ़ने से ना, कितनी भी लंबी शब्दावली क्यों ना हो, उसका उच्चारण एकदम सुचारू हो जाता है। चलिए इसी तरह का एक और लंबा शब्द देखते हैं, प्रउ अवा परमोज्वलम। इसे बोलने के लिए भी रुक रुक कर अभ्यास करना बहुत काम आता है। प्र ओ अवा परमोज्वलम। इन छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ अभ्यास करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको समझ आने लगता है कि संस्कृत बोलते समय बहुवचन संज्ञा और विशेषण के अंतिम स्वर एक साथ कितने नेचुरली साउंड करते हैं। भाषा के फ्लो को पकड़ने का ये लिटरली सबसे बढ़िया तरीका है। अब देखिए, इस अध्याय में जो कलाकृतियां दी गई हैं वो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नेताओं को दर्शाती हैं। ये वो लोग हैं जो इस कविता के मूल संदेश को सच में जीते थे। कविता का मुख्य भाव यही है कि भारत की युवा मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ जीवन के युद्ध क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। चलिए कुछ खास शब्दों का अनुवाद देखते हैं। पहला है मनसा, जिसका मतलब है एक दृढ़ या पक्का मन। इसके बाद आता है गतभीत, यानी एकदम निडर होना, बिना किसी डर या लालच के बस आगे बढ़ते जाना ताकि आपके समूह को कोई रोक ना सके। सोचिए, जब हम इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं, दृढ़ और निडर, तो यही तो वो चीज है जो किसी भी एकजुट समूह को सच में ताकतवर बनाती है। अब आते हैं भाग 3 पर, हम का व्याकरण यानी अस्मद सर्वनाम के नियम। देखिए, जब हम एक ऐसे समूह की बात कर रहे हैं जो एकजुट है और प्रभावी है, तो जाहिर है हमें अपनी भाषा की संरचना में भी एक बुनियादी बदलाव करना होगा। मैं से हम तक के इस सफर को अस्मद सर्वनाम के नियमों से दर्शाया जाता है। चलिए एकदम बेसलाइन यानी एक वचन से शुरू करते हैं। अगर कोई सिर्फ अपने लिए बोल रहा है तो अहम का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है मैं। लेकिन अगर पूरी कक्षा या समूह के लिए बोलना हो तो हम बहुवचन की तरफ बढ़ते हैं और यहां सर्वनाम बन जाता है वयम्, जिसका अर्थ है हम। और पता है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एक बहुत ही जरूरी व्याकरण का नियम यह है कि जब सर्वनाम एक वचन से बहुवचन में बदलता है तो उसके साथ लगे विशेषण का अंत भी बिल्कुल उसी के हिसाब से बदलना चाहिए। जैसे एक वचन के लिए हम कहते हैं शूराः अहम्, मतलब मैं वीर हूं। लेकिन बहुवचन में यहां विशेषण का अंत सर्वनाम से मैच करने के लिए बदल जाता है और यह हो जाता है शूराः वयम्, यानी हम वीर हैं। सच मानिए, बहुवचन सर्वनामों का बहुवचन विशेषणों के साथ एकदम सही मिलान करना ही इस अध्याय के अभ्यास को हल करने की सबसे बड़ी कुंजी है। चलिए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न हल करना, सीखे गए बहुवचन नियमों को लागू करना।
किताब का तीसरा प्रश्न शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलने के बारे में है। पहला शब्द एक वचन में ड्रॉ के रूप में दिया गया है। जब हम इसमें बहुवचन का नियम लगाते हैं तो एक लंबी आ की ध्वनि जुड़ जाती है, जिससे यह डेरा बन जाता है। बिल्कुल इसी लॉजिक से जन्ना शब्द जन्ना सीका में बदल जाता है। यह हमने जो नए व्याकरण के तर्क सीखे हैं ना, उन्हें व्यवहार में लाने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर, कॉलम मिलाना। यहां लॉजिक बहुत सीधा है। आपको पंक्तियों को सीधे कविता के श्लोकों के आधार पर मिलाना है। उदाहरण के लिए पहली पंक्ति के वाक्यांश को शको शब्द से जोड़ना होगा, ताकि श्लोक 4 का अर्थ एकदम सटीक रूप से पूरा हो सके। जब ये पंक्तियां सही से मेल जाती हैं, तो ये इस बात का सॉलिड प्रूफ होता है कि आपने शब्दावली और बहुवचन के नियमों को बहुत अच्छी तरह समझ भी लिया है और याद भी कर लिया है। और अब हमारा अंतिम भाग 5, महारत का मार्ग, अपनी मसल मेमोरी बनाना। तो देखिए, उच्चारण सही हो गया, अर्थ का अनुवाद कर लिया और एक वचन से बहुवचन के नियमों को भी लागू कर लिया। अब जो आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप बचता है वो ये है कि कविता शूरा वयम को कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। जी हाँ, जोर से। बार बार जोर से बोलने की यह प्रक्रिया नई शब्दावली को सीधे आपकी मसल मेमोरी में फिट कर देती है और भाषा में प्रवाह लाने के लिए यह बिल्कुल जरूरी है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है, हम के ये जो बुनियादी नियम आज हमने सीखे, ये आगे आने वाले अध्यायों में बिल्कुल नए वाक्यों के स्ट्रक्चर को कैसे बदलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, बहुवचन व्याकरण के इन मूल सिद्धांतों को आज पक्का कर लेने से आपकी वो मजबूत नींव तैयार होती है जो अगले अध्यायों की जटिल वाक्य संरचनाओं को समझने के लिए बहुत काम आएगी। ये बेसिक्स हैं, लेकिन बहुत पावरफुल हैं। आज की इस बेहतरीन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।